नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दुनिया में टैरिफ के तूफान के बीच भारत और यूरोपीय संघ एक बड़े रणनीतिक एजेंडे के साथ नए रक्षा समझौते, सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट पर अगले हफ्ते करेंगे हस्ताक्षर। ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने खुद से ये बड़ा ऐलान किया है। इस डील पर दिल्ली में अगले हफ्ते होने वाले यूरोपीय संघ और भारत के 60वें शिखर सम्मेलन में लगेगी मुहर। होगी चर्चा भारत ईयू के बीच होने वाले रक्षा सुरक्षा समझौता दोनों देशों की रक्षा सुरक्षा जरूरतों के लिए कितना अहम है। बताएंगे सदियों से मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला का क्या है विवाद, ज्ञान के स्वर्णिम युग से कैसे जुड़ा है विवाद, आखिर क्यों बसंत पंचमी और जुमा यानी शुक्रवार एक साथ पड़ने से मध्य प्रदेश के धार भोजशाला में मां सरस्वती की आराधना और शुक्रवार की नमाज का मामला कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को परिसर साझा करने का निर्देश दिया है। क्या कहता है कोर्ट का आदेश, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक ने एसआईआर को लेकर खुलेआम दे डाली है चुनाव आयोग को अब धमकी। मुनीरुल इस्लाम की धमकियों पर ममता बनर्जी की चुप्पी पर उठ रहे हैं सवाल। इन खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालेंगे न्यूज नाइट की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री केरल में कल विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला और करेंगे उद्घाटन। 1 लाख लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि ऋण करेंगे वितरित। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर तकरार बरकरार। टीएमसी विधायक मुनीरुल इस्लाम ने चुनाव आयोग को दी हिंसक धमकी, विधायक पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। भोजशाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। बसंत पंचमी को दिन भर जारी रहेगी पूजा, 1 से 3 बजे के बीच जारी रहेगी नमाज। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। सारंडा में 1 करोड़ के इनामी सहित 15 नक्सली ढेर। और भारत और यूरोपीय संघ के बीच जल्द होगा सुरक्षा और रक्षा समझौता। ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने किया बड़ा ऐलान। एक तरफ ममता बनर्जी सीजीआई के आगे लोकतंत्र को बचाने की गुहार लगाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही नेता लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। टीएमसी के फरक्का से विधायक मुनीरुल इस्लाम ने इस बार खुले मन से चुनाव आयोग को धमकी दी। तृणमूल कांग्रेस विधायक ने बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के बीच चेतावनी के लहजे में कहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा तो हर तरफ आग लग जाएगी। इस बयान पर ममता बनर्जी की चुप्पी पर अब सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग ने मुनीरुल इस्लाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। इस पतली डंडी से नहीं होगा, लाठी से तोड़ना होगा। लाठी से चुनाव आयोग की कमर तोड़ देनी होगी। लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आप लोग तैयार रहिए। मैं सिर्फ इशारे में बोलूंगा। अगर अंतिम वोटर लिस्ट ठीक ठाक हुई तो ठीक है, वरना देखेंगे चारों तरफ आग जल रही होगी। यह है पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक मुनीरुल इस्लाम, जो राज्य की कानून व्यवस्था की परवाह न करते हुए सीधे चुनाव आयोग को ही धमकी दे रहे हैं। वो जहां चुनाव आयोग की कमर तोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं अंतिम वोटर लिस्ट ठीक ठाक न होने पर चारों तरफ आग लगाने की बात भी कर रहे हैं। टीएमसी विधायक मुनीरुल इस्लाम के कथित बयान के बाद चुनाव आयोग ने मुनीरुल इस्लाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने मुर्शिदाबाद के जिलाधिकारी, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी डीईओ भी हैं, उन्हें एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। हालांकि फरक्का की घटना के बाद एफआईआर दर्ज करने का निर्देश पहले ही दिया गया था, लेकिन वहां जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें मुनीरुल इस्लाम का नाम शामिल नहीं था। उस एफआईआर में सुनवाई केंद्र में तोड़फोड़ करने के आरोप में अज्ञात लोगों का उल्लेख किया गया था। तस्वीरों में मुनीरुल इस्लाम की मौजूदगी सामने आने के बावजूद एफआईआर में उनका नाम न होने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसी बीच पिछले सोमवार को तृणमूल विधायक ने चुनाव आयोग के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी की थी। सीईओ कार्यालय सूत्रों के अनुसार इसके बाद ही आयोग ने मुनीरुल का नाम उल्लेख करते हुए मुर्शिदाबाद के जिलाधिकारी को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पश्चिम बंगाल में एसआईआर सुनवाई केंद्रों पर तोड़फोड़ की घटनाएं बंद नहीं हुई हैं। राज्य के किसी न किसी जिले में एसआईआर के विरोध के नाम पर तोड़फोड़ जारी है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच गुरुवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने राज्य के लिए नवनियुक्त 33 विशेष पर्यवेक्षकों के साथ आयोग के अगले कदमों पर बैठक की। बैठक के बाद सीईओ ने जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक और बैठक की। इन दोनों बैठकों के संदर्भ में सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा, नए पर्यवेक्षकों को आयोग की आगे की रणनीति के बारे में बताया गया। तो जिला भाग हुए थे। नए पर्यवेक्षकों के साथ आज बैठक करके समझाया गया कि राज्य में एसआईआर प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है। पर्यवेक्षक जिस जिले में जाएंगे वहां अब तक क्या काम हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्या है, सुनवाई कैसे चल रही है, कितने मतदाताओं की सुनवाई बाकी है, यह सब बताया गया है। ये पर्यवेक्षक चुनाव आयोग की आंख और कान के रूप में काम करेंगे। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की खस्ताहाल कानून व्यवस्था को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि राज्य में टीएमसी विधायक खुद अशांति का नेतृत्व कर रहे हैं। घोष के अनुसार बंगाल पुलिस सत्ताधारी नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा पा रही है। उन्होंने चुनौती ले लिया है कि एसआईआर होने नहीं देंगे टीएमसी, इसे जानबूझकर कराया। उनके एमएलए जाके अशांति में लीड कर रहे हैं, तो शांति कहां से आएगा। यहाँ की पुलिस ऑफिसर और दूसरों का हिम्मत नहीं उनके नेता के खिलाफ कुछ करें। पश्चिम बंगाल में आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन भी जारी है। राज्य सरकार के साथ बैठक में कोई समाधान न निकलने पर आशा कार्यकर्ताओं ने कार्य बहिष्कार जारी रखने की चेतावनी दी है। उसी के तहत गुरुवार को विभिन्न जिलों में आशा कार्यकर्ताओं ने धिक्कार दिवस कार्यक्रम का पालन किया। स्वास्थ्य भवन अभियान के दौरान पुलिस ने जिस तरह से आशा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था, उसके विरोध में ये धिक्कार दिवस मनाया गया। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों के अनुसार भत्ता नहीं बढ़ाया गया तो आने वाले दिनों में और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 8 दिन पहले फराक्का में तोड़फोड़ होने के बाद ही अगर एफआईआर में मनीरुल इस्लाम का नाम होता तो ऐसे खुले आम कमीशन को चुनौती न दे पाते टीएमसी विधायक, यही कहना है विरोधियों का। निर्वाचन कमीशन ने हस्तक्षेप किया है पूरे मामले में और मुर्शिदाबाद के डीईओ को निर्देश दिया है कि मनीरुल इस्लाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। अब देखना होगा कि आगे चलकर इससे सबक लेते हैं टीएमसी विधायक। सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कलकत्ता। हालांकि चुनाव आयोग के निर्देश पर अभी तक मुनीरुल इस्लाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष की दायर की गई नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि शुक्रवार को नमाज 1 से 3 बजे के बीच होगी। साथ ही नमाज अदा करने के लिए आने वाले लोगों के लिए एक अलग प्रवेश और निकास मार्ग दिया जाएगा, जबकि पूजा करने वालों के लिए अलग रास्ता होगा। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दायर याचिका में शुक्रवार यानी कि बसंत पंचमी के दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज के लिए 1 से 3 बजे का समय दिया गया है। हिंदुओं को पूजा के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अलग प्रवेश और निकास मार्ग होंगे नमाज के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। नमाज के लिए परिसर में अलग जगह निर्धारित होगी। वहीं हिंदुओं के लिए दिन भर पूजा की अनुमति है। पूजा और नमाज पढ़ने वालों के लिए विशेष पास की व्यवस्था भी की जाएगी और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई ने मुस्लिम पक्ष से नमाजियों की संख्या भी मांगी ताकि उन्हें पास इशू किए जा सके। आज शाम तक नमाजियों की संख्या एएसआई को देने के निर्देश दिए गए थे। तो भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश रहा है। आइए एक बार आपको ले चलते हैं भोजशाला के स्वर्णिम इतिहास की तरफ भी और बताते हैं कि किस तरह से 1034 ईस्वी में राजा भोज ने इस भोजशाला का निर्माण किया था, स्थापना की थी। 1034 ईस्वी में मां सरस्वती की मूर्ति की स्थापना हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस स्वर्णिम इतिहास में 271 वर्षों तक शिक्षा का केंद्र रहा। ये दूर दराज के जो विद्यार्थी थे वो यहाँ अध्ययन के लिए पहुंचते थे। ऐतिहासिक उल्लेख भी है इसका। कविनंदन ने कोकरपुरम मंजरी नाटक में इस सरस्वती मंदिर का उल्लेख किया है।
तो ऐतिहासिक महत्व और ऐतिहासिक उल्लेख भी इसका समय समय पर दिया जाता रहा है। दीवारों पर जो साक्ष्य हैं वो भी बहुत साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। संस्कृत व्याकरण, काल, नाटक उत्कीर्ण किए गए हैं। इन तमाम एक तरह से मंदिर परिसर की दीवारों पे, भोजशाला की दीवारों पे वो तमाम संकेत दिखाई देते हैं जो ये स्थापित करते हैं कि भोजशाला में लंबे समय तक किस तरह से मां सरस्वती की पूजा होती रही है। 1305 ईस्वी में भोजशाला पर पहला हमला हुआ। ये हमला अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया था और इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से हुआ। इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश 1401 ईस्वी में मस्जिद, एक तरह से इस मंदिर परिसर को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की गई थी। दिलावर खान गौरी ने परिसर के एक हिस्से में मस्जिद का निर्माण भी किया था और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 1514 ईस्वी में भी महमूद शाह खिलजी ने इस परिसर के दूसरे हिस्से में मस्जिद का निर्माण किया। 19वीं सदी में जो मां सरस्वती की प्रतिमा थी वो मिली और इस दिनाइन खुदाई में ये मां सरस्वती की प्रतिमा मिली, लेकिन 1875 ईस्वी में ये लंदन ले जाई गई और मां सरस्वती की प्रतिमा को अंग्रेज अपने साथ ले गए। आज भी लगातार प्रयास जारी है कि किस तरह से उस मूर्ति को भारत वापस लाया जाए। 1903 में पहली बार भोजशाला का उल्लेख जो हुआ वो शिक्षा अधीक्षक के लेले ने एक रिसर्च पेपर में इसका जिक्र किया था। 1952 में एएसआई के अधीन भोजशाला आया और भोजशाला एएसआई के नियंत्रण में आई। उसके बाद से यहाँ पर नमाज पर प्रतिबंध लगाया गया। 1998 में एएसआई का जो आदेश था वो ये कहता था कि शुक्रवार की नमाज और वसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति दी गई, लेकिन भोजशाला के मामला आखिर बड़ा हुआ क्योंकि मंगलवार को पूजा होती है, शुक्रवार को नमाज होती है। लेकिन 2000 के बाद मूर्ति स्थापना की मांग लगातार बढ़ रही थी और शुक्रवार की नमाज को रोकने की भी बड़ी मांग हुई। 2003 में एएसआई का एक आदेश आया कि मंगलवार को हिंदू पूजा और शुक्रवार को मुस्लिम नमाज का आदेश दिया गया। 2003 में इस आदेश को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष और दिल्ली हाई कोर्ट ने एएसआई के आदेश के खिलाफ याचिका जो डाली थी मुस्लिम पक्ष ने, उसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 2016 में एक बार फिर ये पूरा विवाद बढ़ा और वो मौका था जब बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ने पर यह पूरा विवाद हुआ और यही अब कल की तारीख है। कल भी बसंत पंचमी है और कल शुक्रवार है। यानी 2022 में जो नई याचिका पड़ी उसमें हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की और इस याचिका को 2024 में इंदौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया, हाई कोर्ट ने एएसआई को 6 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। यानी कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय तय कर दिया है। उस समय तय करने के बाद ये एक तरह से लगातार बसंत पंचमी का दिन और शुक्रवार की नमाज को लेकर जो पिछले कुछ समय से विवाद हो रहा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ उम्मीद की जा रही है कि कल शांतिपूर्ण तरीके से दोनों ही चीजें हो पाएंगी। एक तरफ मां सरस्वती की पूजा तो दूसरी तरफ नमाज भी अदा की जाएगी। समय निर्धारित किए गए हैं कोर्ट के द्वारा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद आप देखेंगे झारखंड में 15 नक्सली ढेर हुए हैं। 2026 मार्च तक भारत को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य है। उस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे?
इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी, अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों का शीर्ष नेता और 1 करोड़ रुपए का इनामी कुख्यात पतिराम माझी उर्फ अनल ढेर कर दिया गया है। इस मुठभेड़ के बाद अब तक 15 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। साथ ही भारी मात्रा में हथियार और दैनिक उपयोग के सामान भी बरामद किए गए हैं। बरामद लाशों में एक मृतक की पहचान शीर्ष माओवादी नेता अनल दा उर्फ पतिराम माझी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आज सुबह बेहदा और कुमडी गांव के बीच जंगल में भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात नक्सली पतिराम माझी मारा गया। पतिराम नक्सली संगठन का शीर्ष नेता और रणनीतिकार था। वो पिछले 2 दशकों से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था। गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम सहित कई जिलों में सुरक्षा बलों पर हुए हमलों में उसकी संलिप्तता सामने आई है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ की जगह से 15 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था इस नक्सली पे। उधर जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई, तो वहीं 11 जवान घायल हुए हैं। सभी घायल जवानों को कमांड हॉस्पिटल उधमपुर एयरलिफ्ट किया गया है। यह हादसा भद्रवा चंबा इंटरस्टेट रोड पर खन्नी टॉप के पास हुआ है। इस इलाके में सेना का कैस्पर वाहन फिसलकर एक गहरी खाई में जा गिरा और बड़ा हादसा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना का वाहन खाई में गिरने से हुए हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डोडा में हुए हादसे से बहुत दुख हुआ, जिसमें हमने अपने बहादुर सेना के जवानों को खो दिया। देश के लिए उनकी सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। घायल जल्द से जल्द ठीक हो, प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है। बाद न्यूज नाइट में खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए DD न्यूज। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण 2।
पहला ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़ काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरिद्वार के शांति कुंज में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित माता भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी एवं अखंड दीप शताब्दी वर्ष में शामिल हुए। अमित शाह ने हरिद्वार में पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया। उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार के बैरागी द्वीप पर आयोजित परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल हुए। गायत्री परिवार द्वारा माता भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी एवं अखंड द्वीप शताब्दी वर्ष का आयोजन किया जा रहा है। अमित शाह ने शांति कुंज स्थित गायत्री तीर्थ पर अखंड ज्योति के दर्शन किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने हरिद्वार को सप्त ऋषियों की तपस्या की पावन भूमि बताया। उन्होंने कहा कि अनगिनत संतों ने हरिद्वार में करोड़ों लोगों की आत्मा को जागृत कर उन्हें आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर किया है। अमित शाह ने कहा कि विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान भारतीय परंपरा में ही निहित है। कुंभ क्षेत्र है, सप्त ऋषियों की तपस्या की भूमि है। अनगिनत संतों ने यहां अपने आत्मा के साथ साथ करोड़ों लोगों की आत्मा को जागरूक कर आध्यात्म के रास्ते पर प्रशस्त करने का पुरुषार्थ इसी भूमि पर किया है। और यही भूमि पर पंडित राम शर्मा और वंदनीय माता जी ने गायत्री ऊर्जा को जागरूक करने का काम किया है। जो लोग सनातन धर्म को जानते हैं, भारतीय संस्कृति को जानते हैं, भारत के इतिहास को जानते हैं, वो सभी को सिर्फ मान्यता नहीं, दृढ़ विश्वास है कि विश्व भर की समस्याओं का समाधान अगर कहीं एक जगह है तो भारतीय परंपरा में विश्व भर की समस्याओं का समाधान। इससे पहले अमित शाह ने हरिद्वार में पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के MD आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज ECI नेट के एक नए वर्जन की शुरुआत की है।
भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 के दूसरे दिन विभिन्न देशों से आए चुनाव संस्थाओं के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ECI नेट एक ऐसा ऐप है जिसमें 40 ऐप शामिल किए गए हैं जो लगातार अपडेट किए जाते रहेंगे। ECI नेट 22 भारतीय भाषाओं और इंग्लिश भाषा में मौजूद है। इस ऐप के जरिए चुनाव संबंधी सभी आंकड़े और जानकारी हासिल किए जा सकते हैं जो मतदाताओं और चुनाव कर्मियों के लिए बहुत उपयोगी होंगे। इस ऐप का प्रयोग पहली बार बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव और बिहार SIR में किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय IIDEM 2026 सम्मेलन 21 जनवरी से नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। All the 40 apps which were invented or started at various points of time, they were put into one, and putting into one may look to be very easy, but the demands of the system, their feedbacks, their requirement have been such that sometimes you will not be able to believe that this app has been updated on hourly basis. That has been the kind of team which has worked behind this app. ECI Net, if I have to put it in one word, it is something which is walking, running and flying all at the same time. और गणतंत्र दिवस परेड के प्रसारण की तैयारियों का गुरुवार को व्यापक निरीक्षण किया गया। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी, दूरदर्शन के महानिदेशक सतीश नंबूद्रिपाद और DD न्यूज और DD इंडिया की महानिदेशक ममता वर्मा ने कर्तव्य पथ स्थित DD के प्रोडक्शन कंट्रोल रूम और कैमरा सेटअप का जायजा लिया। परेड का सीधा प्रसारण कर्तव्य पथ, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और राष्ट्रपति भवन से किया जाएगा, जो सभी DD चैनलों, YouTube चैनल और वेव्स पर देखा जा सकेगा। इस संबंध में प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने बताया कि हमने जो नए इक्विपमेंट खरीदे हैं उसका इस्तेमाल करके लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके साथ ही 50 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। इससे न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी डिजिटल माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड देखने में लोगों को बेहद आनंद आएगा। उन्होंने गणतंत्र दिवस पर सभी से सहभागी बनने का भी आह्वान किया। इस बार जो नया इक्विपमेंट हमने पिछले 1-2 साल में ख़रीदा है उसके इस्तेमाल करके हम एक तो फुल 4K में जो पूरा कवरेज है उसको लाइव स्ट्रीम करेंगे हमारे वेव्स OTT पर, और इसके अलावा जो हमारा नेटवर्क है, जो दूरदर्शन का नेटवर्क है और प्लस जो दूसरे चैनल्स हमसे फीड लेते हैं उसमें HD में ये पूरा का पूरा कवरेज दिखाया जाएगा। 50 से अधिक कैमरास हमने डिप्लॉय किए हैं राष्ट्रपति भवन पर, कर्तव्य पथ पर, नेशनल वॉर मेमोरियल और इंडिया गेट पर, और मुझे विश्वास है कि हमारे इस पूरे एक्सटेंसिव कवरेज के माध्यम से न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी डिजिटल माध्यम से परेड देखने में लोगों को ज़रूर बहुत आनंद आएगा। और मैं सबका आह्वान करता हूं कि रिपब्लिक डे के इस सेलिब्रेशंस में आप हमारे साथ सहभागी बने। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भारत EU में आने वाले समय में यानी अगले हफ्ते 27 जनवरी को भारत EU शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और EU के बीच होगा अहम रक्षा सुरक्षा समझौता। छोले दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं।
जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। भारत और यूरोपीय संघ अगले सप्ताह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा और रक्षा साझेदारी करने जा रहे हैं। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख ने यूरोपीय यूनियन की संसद में ये जानकारी दी। यूरोपियन संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये साझेदारी एक बड़े रणनीतिक एजेंडे का हिस्सा होगी, जिस पर नई दिल्ली में होने वाले EU भारत शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूरोप भारत के साथ एक मजबूत नए एजेंडे पर काम करने के लिए तैयार है। इस सम्मेलन में भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की भी उम्मीद है। Setting our course towards 2030, leaders will endorse concrete deliverables that move our partnerships from words to actions. 3 stand out. First, we aim to conclude negotiations on the EU-India Free Trade Agreement. This deal will open markets, remove barriers, and strengthen critical supply chains in clean technologies, pharmaceuticals, and semiconductors. Second, today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defence partnership in areas like maritime security, cybersecurity, and counter-terrorism. We will also launch negotiations on a security of information agreement. In a more dangerous world, we will both gain from working closer together. We also intend to conclude a memorandum of understanding on comprehensive framework on cooperation on mobility. This will facilitate movement for seasonal workers, students, researchers, and highly skilled professionals while promoting research and innovation. और इसी पर आज हमारी चर्चा है। विशेष है हमारा भारत यूरोपीय संघ संबंधों को नया आयाम। सुशील कुमार सिंघल जी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, और हमारे साथ आलोक बंसल जी जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले सुशील कुमार जी, आप ही के पास आना चाहेंगे। लगातार FTA को लेकर भारत EU के बीच बात चल रही है और हमने देखा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर भी जब ये कहा गया कि किस तरह से भारत और EU के बीच ये समझौता मदर ऑफ ऑल डील्स होने जा रहा है, और उसके बाद रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा समझौता जो आने वाले समय में एक तरह से रणनीतिक एजेंडे को गति देगा भारत और EU के बीच। लेकिन इसी के साथ बड़ा महत्वपूर्ण बयान जो विदेश मंत्री S जयशंकर का आया है कि भारत और EU की साझेदारी ग्लोबल इकोनॉमी को डी रिस्क करेगी। आप किस तरह से दोनों बयानों को देखते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी के संकटों को देखते हुए? देखिए बात यह है कि ये जो दोनों बयान एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और
भारत और ईयू की अगर आप पॉपुलेशन को देखें तो 2 बिलियन पीपल इकट्ठे, मतलब 200 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, और ये दोनों मिलकर के 25% जो ग्लोबल जीडीपी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो एफटीए साइन हो रहा है, जिसकी घोषणा होने की संभावना है अगले हफ्ते, ये केवल 2 देशों या ग्रुप के बीच बात नहीं है, पूरे ब्लॉक पूरा होने की बात है। एक मेरे ख्याल से ये एक पैराडाइम शिफ्ट जिसको बोलते हैं वो होने वाला है, स्पेशली आज की स्थिति में, जैसा कि हम जानते हैं कि कितनी उथल पुथल हो रही है, कैसे जो टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था पॉलिटिकल पर्पस के लिए। तो ये जो एफटीए की जो घोषणा होने वाली है, लेट मी टॉक, अभी मैं एफटीए के बारे में बात कर रहा हूं जी। एफटीए जो है ये दिखाएगा, रीअश्योर करेगा दुनिया को कि रूल बेस जो ट्रेड है उसके लिए डिमांड है और क्षमता है। जब 2 ब्लॉक इस तरह से बात कर रहे हैं तो एक दूसरे देशों को एक रास्ता दिखाई देगा कि अभी जो दुनिया में रूल बेस जो काम है उस पर कोई रोक नहीं लगी है, कोई 1 या 2 देश कुछ भी करने की कोशिश करें। और इसमें जो फायदा होने वाला है, दोनों को ही हमें फायदा होगा, भारत को भी फायदा होगा, यूरोपियन यूनियन को भी फायदा होगा। जैसा कि अभी इसमें मोड 3 मोड 4 के बारे में भी बात हुई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये ब्लॉक था कि वो उस पर रेसिस्टेंस थी, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन ने उस बात को, जो भारत की रिक्वायरमेंट डिमांड थी, उसको भी माना है। तो इसमें ये जो होने वाला है एफटीए, उसमें मार्केट एक्सेस जो बैरियर्स थे वो खत्म होंगे, एश्योर्ड मार्केट मिलेगा, और जो उसमें अभी उनके जो विदेश की जो उनकी जो है यूके की फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं, उन्होंने जो अपना बयान दिया उसमें उन्होंने बताया कि सप्लाई चेन जो आजकल जो है उस पर बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, वो एक रीअश्योरेंस उसमें आएगी। तो इसमें जो आएगा, ये जो अल्टीमेटली जब इसका ये पालन होगा, अभी समय लगेगा क्योंकि अभी तो घोषणा होने की बाकी बात है। उसके जी हाँ, 27 जनवरी को ईयू और भारत का शिखर सम्मेलन है, ये 60वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। आलोक बंसल जी, रक्षा सुरक्षा समझौते को लेकर हम जान रहे हैं एफटीए पर लगातार बातचीत चल रही है, कुछ बिंदुओं पर, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस समय दोनों देशों के बीच बातचीत है, लेकिन उससे पहले इस बात का ऐलान कर देना आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इस ऐलान के साथ ही जब वो ये भी कहती हैं कि आज की खतरनाक दुनिया में मिलकर काम करना दोनों देशों के लिए तो फायदेमंद है ही, बल्कि एक ग्लोबल ऑर्डर को स्टेबलाइज करने की दिशा में भी, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है भारत और ईयू का रक्षा सुरक्षा समझौता। देखिए, भारत और ईयू साथ आ रहे हैं, जैसे कि फ्री ट्रेड एरिया हो रहा है, उसके साथ ही इस वक्त जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां रही हैं और जिस तरीके से वो कभी ग्रीनलैंड को हथियाने की धमकी दे रहे हैं, कभी कुछ और बोल रहे हैं, उससे यूरोप की जो जनता है, विशेषकर वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वो यूनाइटेड स्टेट्स से काफ़ी नाराज है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन और यूरोप के अधिकांश राष्ट्र यूक्रेन के समर्थन में रूस के खिलाफ भी हैं। तो ऐसे में यूरोप को एक नए सुरक्षा सहयोगी की आवश्यकता है, और ऐसा सहयोगी जो जनतांत्रिक व्यवस्था भी हो, एक बड़ा देश भी हो, बड़ी अर्थव्यवस्था भी हो, बड़ी जनसंख्या भी हो, वो भारत ही है। और इसमें ऐसा लगता है कि ईयू को लगता है कि अब जिस तरीके से अमेरिका की गतिविधियां हैं, उसके बाद नेटो का रेलेवेंस जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो अगर नेटो खत्म होता है तो यूरोप को एक नई सुरक्षा नीति की आवश्यकता है, एक नई सुरक्षा सहयोग की आवश्यकता है। और मेरे ख्याल से भारत और ईयू के बीच में कॉम्प्लीमेंटरिटीज बहुत ज्यादा है। ईयू के पास तकनीक है, टेक्नोलॉजी है और प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, और भारत के पास आज की तारीख में एक अर्थव्यवस्था है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, संख्याएं हैं और सशस्त्र सेनाएं हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर भारत और ईयू सहयोग करते हैं तो जो हमारा जो मेक इन इंडिया है उसको भी हम अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। और दोनों ही राष्ट्र, दोनों ही जो पार्टनर्स हैं, उनकी सुरक्षा एवं सुरक्षा नीतियों में बहुत ज्यादा बढ़ावा हो सकता है, बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, और दोनों की जो नीतियां हैं, दोनों की जो रक्षा है वो ज्यादा सुदृढ़ हो सकती है, क्योंकि दोनों ही रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर विश्वास करते हैं। और
ईयू की सारी शक्तियां जो है जनतांत्रिक हैं, उसी तरीके से भारत एक जनतांत्रिक व्यवस्था है। तो एक डेमोक्रेसीज और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के मद्देनजर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो समझौता हो सकता है, जैसा कि आप जानते हैं भारत के अंदर काफी ऐसे उन्नत रक्षा सामग्रियां हैं जो हम यूरोप से ले रहे थे, जैसे कि रफेल जेट हो गया या पहले हमने पनडुब्बियां ली हैं। तो ये सब जो चीजें हैं इसमें हमारा सहयोग आगे बढ़ सकता है और जो हमारी मेक इन इंडिया की जो ट्रस्ट है उसके अंतर्गत भारत के अंदर ही इनका निर्माण करने की चेष्टा की जा सकती है। मोबिलिटी को लेके भी कोऑपरेशन को और बेहतर करने की बात की गई है। ये किस तरह से आने वाले समय में स्किल्ड लेबर है, रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बड़ा मौका होने जा रहा है? बंसल जी, देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भारत काफी समय से कह रहा है कि भाई जब आप फ्री ट्रेड की बात करते हैं तो सिर्फ कमोडिटीज में ही नहीं होना चाहिए, सर्विसेज में भी होना चाहिए। और सर्विसेज के लिए एक बहुत जरूरी आवश्यक चीज है कि जो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स है वो होना चाहिए, कि अगर हमारा कोई वर्कर वहां जाके कार्य करना चाहे तो वो भी कर सके, क्योंकि सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उनके लिए मोबिलिटी बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ रिसर्च की फील्ड, जिसमें कि पश्चिमी देशों का काफी बढ़त रही है, भारत के रिसर्चर्स वहां जाके, शोधार्थी वहां जाके कार्य करें, ये भी हम चाहते रहे हैं। तो इन दोनों ही से बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, सर्विसेज सेक्टर अब वो सेक्टर है जहां भारत आगे बढ़ रहा है और इसमें मोबिलिटी हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि भारत के जो वर्कर्स हैं, भारत के जो कार्य करने वाले हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र चले जाएं और आसानी से आ सकें। तो जिस तरीके से अब धीरे धीरे अमेरिकी पासपोर्ट पर रोक लगा रहे हैं अधिकांश यूरोपीय राष्ट्र, अगर इस तरीके से साथ ही साथ अगर भारतीय पासपोर्ट के साथ आवागमन आसान कर दें तो आप देखेंगे एक बड़ी संख्या में जो भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो यूरोपियन राष्ट्रों में जाएंगे, वहां से आएंगे। क्योंकि ये भी हमें समझना चाहिए कि सभी यूरोपीय राष्ट्रों में आज एक डेमोग्राफिक क्रंच है, एक जनसंख्या की कमी है और वर्किंग एज पॉपुलेशन की जो है वो श्रिंकेज हम देखते रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज होगी अगर भारत से लोग जाएं और वहां पे मतलब जाके कार्य कर सकें, वापस आ सकें, तो इससे दोनों का ही फायदा होगा। यूरोपियन संघ को कार्य करने वाली एक वर्कफोर्स मिल जाएगी, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होगी, और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, जो रोजगार की बात है, उसमें भी भारत में बहुत तरक्की होगी। भारत की जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं उनके लाभ में भी काफी बढ़कर इजाफा होगा। बिल्कुल आलोक जी, 27 तारीख को भारत और ईयू के 60वां शिखर सम्मेलन होना है। शिखर सम्मेलन से पहले दोनों ही देशों ने बहुत साफ कर दिया है कि आने वाले समय में ईयू के साथ जो समझौते हो रहे हैं वो सिर्फ दोनों देशों के हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक ऑर्डर, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को भी स्थिर करने में इन दोनों देशों की महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है भविष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पे। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में इस बार भारत सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर कर सामने आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और रिन्यूएबल एनर्जी तक भारत की रणनीति को दुनिया सराह रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत इस बार पार्टनर विद इंडिया, ओपन टू आइडियाज, ओपन टू पार्टनरशिप के संदेश के साथ पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पिछले 11 वर्षों में भारत की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया है, किस तरीके से एक नई ओपननेस है, तो इस बार का मैसेज है पार्टनर विद इंडिया, ओपन टू आइडियाज, ओपन टू पार्टनरशिप्स। वो मैसेज बहुत क्लियरली हर डिस्कशन में आ रहा है, चाहे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो, चाहे एआई हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चाहे ग्रीन एनर्जी से हो, हर जगह बहुत क्लियरली लोग भारत के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत एआई के सभी 5 प्रमुख स्तरों एप्लीकेशन, मॉडल, चिप, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी पर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। एनर्जी से लेकर एप्लीकेशन तक भारत के इस समग्र मॉडल को वैश्विक पहचान मिल रही है और एआई इंडस्ट्री खुले तौर पर इसकी सराहना कर रही है। सारी दुनिया ने आज, और स्पेशली जो एआई से रिलेटेड इंडस्ट्री है, वो सब इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भारत एक मेथोडिकल तरीके से 5 के 5 लेयर में काम कर रहा है। एनर्जी से लेके एप्लीकेशन तक भारत का जो मेथोडिकल काम है, उस काम को दुनिया ने और खासकर एआई से रिलेटेड इंडस्ट्री ने बहुत सराहना की है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज भारत को पूरी दुनिया एक भरोसेमंद वैल्यू चेन पार्टनर के रूप में देख रही है। निवेशकों की रुचि के बारे में बताते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि टेमासेक के अध्यक्ष टीओ ची हीन ने भारत में टेमासेक की उपस्थिति बढ़ाने की स्पष्ट इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने आगे कहा कि सिंगापुर भारत के भौतिक और डिजिटल अवसंरचना के साथ साथ डीप टेक स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो भारत की आर्थिक बुनियाद में दीर्घकालिक विश्वास को दर्शाता है। एआई, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चाएं एक विश्वसनीय मूल्य श्रृंखला भागीदारी के रूप में भारत के उदय को दर्शाती हैं। उन्होंने एक्स पर एक और पोस्ट में लिखा कि मरसक भारत के साथ जहाजरानी, बंदरगाहों, रेलवे और सेमीकंडक्टर सामग्रियों सहित लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, हनीवेल भारत के साथ रेलवे आधुनिकीकरण में साझेदारी कर रहा है। वो भारत में अपने विनिर्माण कार्यों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में भारत ने तय समय से पहले अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। आज भारत के पास 267 गीगावाट क्षमता है। नवीकरणीय ऊर्जा के बिना भविष्य संभव नहीं है। भारत इस पर दृढ़ विश्वास रखता है और उसी के अनुरूप काम भी कर रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, वन सन वन ग्रिड, यही हमारा संकल्प है
आज भारत के पास 267 गीगावाट की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2030 के लिए तय किया गया लक्ष्य भारत ने 2025 में ही यानी तय समय से 5 साल पहले हासिल कर लिया है। 5 years ahead of the time. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई एयरपोर्ट के पास अत्याधुनिक इनोवेशन सिटी की घोषणा की, जो मुंबई को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि टाटा समूह इस परियोजना में $11 अरब का निवेश करेगा। ये इनोवेशन सिटी जो है ये दुनिया की इनोवेशन इकोसिस्टम को भारत में लाएगी, मुंबई में लाएगी। हम इसको इस प्रकार से तैयार करना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी अगर इनोवेशन का विचार करे तो उसको प्लग एंड प्ले इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर मिले। दावोस से साफ संदेश है, भारत अब सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ग्लोबल पार्टनरशिप का भरोसेमंद केंद्र बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC।